हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर का संपूर्ण रिवीजन करेंगे। कंप्यूटर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब का अपन इस एक ही क्लास के अंदर संपूर्ण रिवीजन करेंगे। तो आपसे मेरा एक आग्रह रहेगा कि आप इस क्लास के अंदर अंत तक ज़रूर बने रहिए। आप इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखें। ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। अभी जो नेक्स्ट RSCT जगह जो कंप्यूटर कोर्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत ही उपयोगी क्लास होगी उसके लिए। और आप अंत तक ज़रूर देखें। मैं आपको अंत में ज़रूर बताऊंगा कि इस पेपर को पास कैसे करना है। यानी बीच में मैं आपको बता दूंगा कि इस पेपर को पास करने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने हैं और कैसे वो मार्क लेके आने हैं। तो आप इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले अपन बात करते हैं कंप्यूटर की। तो देखिए, कंप्यूटर में आपको ये कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स दिख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अपने को ये जो दिख रही है ये स्क्रीन, ये मॉनिटर है। इसको क्या बोलते हैं? ये अपना है मॉनिटर। तो मॉनिटर है और इससे देखिए ये है CPU। मॉनिटर है, CPU है, ये अपना कीबोर्ड है और ये इधर माउस है। अब देखिए, जो मॉनिटर होता है ये इससे ये जो CPU है ये इस मॉनिटर से कनेक्ट होता है। CPU के अंदर जितनी भी जो भी प्रक्रिया चलती है, प्रोसेस चलता है, वो संपूर्ण दिखाने का काम है वो अपना मॉनिटर करता है। कौन करता है? मॉनिटर दिखाने का कार्य करता है। और ये कीबोर्ड है, ये अपने को मतलब टाइप करने के लिए, डाटा एंटर करने के लिए काम आता है। तो अपन बात करते हैं आगे, कंप्यूटर की क्लास आज की शुरू करते हैं। तो यानी ये कंप्यूटर के चारों जो पार्ट्स हैं इनको आपको ज़रूर पता रहना चाहिए। और जो देखिए ये जो अपना है CPU है और इधर ये मॉनिटर है, इसको जो जोड़ने वाली जो केबल होती है उस केबल का नाम है VGA केबल। क्या नाम है? उस केबल का नाम है VGA केबल। तो और ये जो अपनी जो मॉनिटर है ये दिखाने का काम करता है। ये आउटपुट डिवाइस, अपन आगे बात करेंगे कि ये आउटपुट डिवाइस होता है क्या है, इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो लेते हैं आज की क्लास, शुरू करते हैं। तो देखिएगा, हम सबसे पहले अभी बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। मैं आपको एक बार कीबोर्ड की जो संपूर्ण जानकारी है वो दे देता हूँ। तो आप इसको देखिएगा। सबसे पहले कीबोर्ड के अंदर जो अपनी को की दिख रही है वो एस्केप कुंजी है, जिसके ऊपर लिखा हुआ ESC, जो फर्स्ट कुंजी है। देखिए एस्केप कुंजी है, यहाँ पर ये कैंसिल के लिए काम आती है। किसके लिए काम आती है? कैंसिल के लिए। ये पावर पॉइंट के अंदर, अगर पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो चल रहा है उसको हटाने के लिए यानी उसको कैंसिल करने के लिए एस्केप कुंजी का यूज करते हैं। फिर अपन बात करते हैं F1 से लेके, ये आपको दिख रहा है F12 तक, यानी F1 से लेके F12 तक जो अपने को ये बटन दिख रहे हैं इनकी टोटल संख्या है 12, यानी 12 है। इसको अपन बोलते हैं फंक्शन कुंजी। क्या बोलते हैं? फंक्शन कुंजी बोलते हैं इसको। यानी ये F1 से लेके F12 तक है तो ये अपनी कहलाती है फंक्शन कुंजा। अपने एक क्वेश्चन आता है कि कीबोर्ड के अंदर फंक्शन कुंजों की संख्या कितनी होती है, तो आप जरूर उसका आंसर दीजिएगा। यानी कीबोर्ड के अंदर जो फंक्शन कुंजों की संख्या होती है वो होती है 12। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इधर देखिए ये 1 2 3 4 ये लिखे हुए हैं, ये न्यूमेरिकल कीज है और ये अल्फ़ाबेट कीज है। A से लेके Z तक जो भी जो कीज है ये अल्फ़ाबेट कीज कहलाती है। अब अपन बात करते हैं, इधर देखिए ये बटन, इस बटन का नाम है बैक स्पेस। क्या नाम है? बैक स्पेस है इस बटन का नाम। इस बैक स्पेस जो बटन है इसका यूज किया है। तो देखिए इसका जो यूज है बैक स्पेस बटन का, ये जो कोई भी डाटा जो लिखा हुआ है, अपना टेक्स्ट लिखे हुए हैं, उनको मतलब बैक करने के लिए, उसको हटाने के लिए। लेकिन ये हटाएगा किस साइड से? ये बाईं ओर से हटाता है। किस साइड से हटाता है? ये टेक्स्ट को बाईं ओर से हटाता है। जैसे देखिए मैं आपको इसका यूज करके बताता हूँ सभी कुंजियों का। तो देखिएगा मैंने कुछ टाइप करके रखा है। अब देखिए अपना जो क्रसर है ये एरो अपना यहाँ पर है, क्रसर। अब इस क्रसर के जो बाईं ओर के वर्ड हैं उसको हटाना है, यानी उसको हटाना है। तो देखिए अपन बैक स्पेस कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके जो अपना एरो यहाँ पर है और ये दाईं ओर के वर्ड है, अब जैसे यहाँ पर अपना इसका एरो है तो यहाँ पर देखिए इसके जो दाईं ओर जो अक्षर लिखे हुए हैं, जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, इनको हटाने के लिए किस कुंजी का यूज करेंगे? तो इनको जो हटाने के लिए अपन यूज करेंगे डिलीट कुंजी का। किसका यूज करेंगे? डिलीट कुंजी का यूज करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट अपना बैक स्पेस का अपने को पता चल गया, बैक स्पेस कुंजी का अपन को यूज पता चल गया। और डिलीट कुंजी यहाँ पर भी काम आती है और किसी भी चीज को, किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करने में भी काम में आती है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं,
फिर अपनी कीबोर्ड के अंदर जो कुंजी दिख रही है, आपको यहाँ पर दिख रही है टैब नाम लिखा हुआ। क्या नाम लिखा हुआ है? टैब। इस टैब कुंजी का यूज क्या होता है? तो देखिए ये अपना जो टैब बटन है, ये बड़ा वाला बटन दिख रहा है स्पेस वाला, ये 5 स्पेस के बराबर काम करता है। किसके बराबर? अपन इस स्पेस से 5 बार स्पेस देंगे, लेकिन टैब को एक बार प्रेस करेंगे तो ये 5 स्पेस के बराबर काम करेगा। इसके अलावा ये जो टैब बटन है, इसका यूज है, देखिए नेक्स्ट कॉलम के अंदर जाने के लिए। क्या करना है? नेक्स्ट कॉलम के अंदर जाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है कि टैब कुंजी का यूज करना होता है। देखिएगा अपन जैसे एक्सेल के अंदर एक कॉलम के अंदर है और अपने को नेक्स्ट कॉलम में जाना है अगले वाले में, तो अपन टैब कुंजी दबाएंगे तो नेक्स्ट कॉलम में चले जाएंगे। फिर आगे अपन बात करते हैं तो अपना आता है कैप्स लॉक। क्या आता है? कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का यूज क्या होता है? तो देखिए कैप्स लॉक अगर ऑन है, कैप्स लॉक अगर ऑन होगा तो अपना जो कीबोर्ड के अंदर जो ये अल्फाबेट कीज है, यानी ए से लेकर जेड तक, ये कैपिटल में लिखी जाएगी। किस में लिखी जाएगी? कैपिटल में लिखी जाएगी। और अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो ये अपनी स्मॉल के अंदर लिखी जाएगी। फिर बात करते हैं शिफ्ट कुंजी का। अब देखिए शिफ्ट कुंजी का यूज क्या है? तो शिफ्ट कुंजी का यूज अपना यह है कि जो ये अपने अक्षर दिख रहे हैं, देखिएगा ये, तो कुछ के ऊपर जो बटन है इसके ऊपर डबल कुंजी है। जैसे देखिए एक है, इसके ऊपर एक्स्ट्रा है, 2 के ऊपर है, इसके ऊपर भी एक और है। तो यानी जिस भी बटन के ऊपर डबल अक्षर अंकित है तो ऊपर वाले को टाइप करना है तो अपन शिफ्ट कुंजी का यूज कर सकते हैं। शिफ्ट कुंजी का यूज क्या होता है? यानी किसी भी बटन पर अगर डबल अक्षर अंकित हैं तो ऊपर वाले को टाइप करने के लिए अपन शिफ्ट कुंजी का यूज करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो अपना आता है एक शिफ्ट कुंजी का यूज और है। देखिए जैसे अगर कैप्स लॉक ऑन है और अपन को छोटे लिखने तो अपन शिफ्ट के साथ में इन बटनों को प्रेस कर सकते हैं, और अगर कैप्स लॉक ऑफ है और अपन को अक्षर बड़े लिखने हैं तो भी अपन शिफ्ट कुंजी के साथ में दबाएंगे तो वो बड़े लिखे जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंट्रोल कुंजी की। तो देखिए कंट्रोल बटन का सिंगल यूज नहीं है, ये सिंगल यूज नहीं है। शिफ्ट कुंजी का भी सिंगल यूज नहीं है, ये किसी अन्य बटन के साथ में ही काम आते हैं। अब जैसे देखिए कंट्रोल है तो इसका मतलब होता है कि अपन जैसे कंट्रोल ए दबाते हैं तो सिलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल बी दबाते हैं तो बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल सी दबाते हैं कॉपी हो जाता है। तो यानी किसी अन्य बटन के साथ ही इसका यूज करते हैं। ये अपना विंडो बटन है तो ये स्टार्ट मेन्यू है, इसको स्टार्ट मेन्यू बटन बोल दो या विंडो बटन बोल दो। एक अपना होता है रन मेन्यू। रन मेन्यू खोलने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी होती है इस विंडो बटन के साथ में आर प्रेस करना होता है। विंडो प्लस आर, यानी विंडो के साथ में आर दबाएंगे तो अपना रन मेन्यू ओपन हो जाएगा, जिसका अपन अंदर अपन सर्च करके कंप्यूटर में किसी भी भाग में किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। किसी भी जो अपना एप्लीकेशन है उसको ओपन कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस स्पेस बटन की। तो स्पेस बटन ये कंप्यूटर कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन है। क्या है? कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन है वो अपना है स्पेस बटन। अब देखिएगा इसका यूज क्या है। तो ये अपना होता है 2 अक्षरों के बीच में या टेक्स्ट वर्ड के बीच में जगह छोड़ने के लिए, जगह छोड़ने के लिए काम आता है। तो फिर अपन आगे बात करते हैं, इधर देखिए एंटर कुंजी का। किसका बात करते हैं? एंटर कुंजी का। अब देखिएगा एंटर कुंजी का यूज क्या होता है। तो एक तो आप इस तीर से समझ गए होंगे कि एंटर कुंजी का यूज क्या है। तो एक तो अपना एंटर बटन है वो ओके के लिए काम आता है, लेकिन इस तीर का अर्थ है कि अपन को नए पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए, अपन किसी एक पैराग्राफ के अंदर चल रहे हैं और नया पैराग्राफ अपने को स्टार्ट करना है तो अपन एंटर दबाएंगे तो नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे, यानी नेक्स्ट पैराग्राफ में चले जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो यहाँ पर ये डिलीट बटन दे रखा है तो आप डिलीट कर सकते हैं। ये एक है एंड बटन, एक है होम बटन। अब देखिए होम बटन का यूज क्या होता है। तो अपन किसी भी टेक्स्ट के अंदर, किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर अपन जैसे कहीं पर भी है, जैसे टेक्स्ट के अंदर लाइन के अंत में है, बीच में है, तो लाइन के शुरू में आने के लिए अपन होम बटन का यूज करेंगे, लाइन के शुरू में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ में होम दबाओगे, कंट्रोल के साथ में होम दबाओगे तो अपन आप क्या करोगे कि आप डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आ जाओगे। कहाँ पर आ जाओगे? डॉक्यूमेंट के शुरू में आ जाओगे। फिर एंड बटन है तो इसको लाइन के अंत में जाने के लिए, लेकिन कंट्रोल के साथ में होम दबाएंगे तो अपन डायरेक्ट डॉक्यूमेंट के अंत में चले जाएंगे। इधर ये नंबर लॉक है, नंबर लॉक नाम लिखा हुआ है। नंबर लॉक का यूज होता है
कि अपने को ये जो लिख रखे हैं, ये जो अपना दाईं ओर जो अपना कीबोर्ड दे रखा है एक, तो ये जो अक्षर वाला है 1 2 3 वाला, इसको अगर अपने को लिखना है तो इसको ऑन रखना पड़ेगा। अगर ये ऑन है तो ये टाइप होंगे, नहीं तो ये टाइप नहीं होंगे। ठीक है, ये अपने डायरेक्शन एरो है, अप डाउन लेफ्ट राइट। तो ये अपने टेक्स्ट को इधर उधर ले जाने के लिए, लाने के लिए ये कर्सर कंट्रोल की भी कहलाती है ये। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये अपना कीबोर्ड हो गया। अब फंक्शन कुंजों के अंदर इनका जो भी यूज है वो आपको मैं अभी बताता हूँ। तो लेते हैं अपन आगे की फंक्शन कुंजों का यूज क्या है। तो देखिएगा, देखिए अपन बात करते हैं फंक्शन कुंजी की। फंक्शन कीज है वो F1 से लेके F12 तक होती है। अब देखिए, ये कीज कंप्यूटर में विशिष्ट कार्य करवाने के लिए, यानी इसका यूज क्या होता है, विशिष्ट कार्य, कोई भी विशिष्ट कार्य उसको करवाने के लिए इसका यूज करते हैं। अब देखिए, वर्क ऑफ फंक्शन कीज, यानी इस फंक्शन कुंजों का जो काम है वो क्या रहता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपना सबसे पहले है जो फंक्शन कुंजी है वो है F1। क्या है, F1। F1 का यूज होता है हेल्प के लिए। अपन कंप्यूटर के अंदर कोई भी सहायता लेनी है तो अपन किसका यूज करेंगे, F1 का, यानी हेल्प लेंगे। फिर अपन बात करते हैं F2P। तो F2 का ये जो यूज है वो है रीनेम के लिए। किसके लिए है, रीनेम के लिए, यानी किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करना है तो अपन F2 प्रेस, उसको सिलेक्ट करेंगे और F2 प्रेस करेंगे तो रीनेम हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं F3 की। तो F3 जो है ये सर्च के लिए काम आता है। कंप्यूटर के अंदर कुछ भी सर्च करना है तो F3 प्रेस करेंगे। बात करते हैं F4 की। तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में विंडो एड्रेस जो खोलने के लिए काम आता है F4। और अपन को एक अपन आल्ट के साथ में F4 प्रेस करते हैं तो भी अपन कंप्यूटर के अंदर किसी भी अपन कहीं पर भी है तो डायरेक्ट अपन उसको क्लोज कर सकते हैं, जो भी विंडो ओपन है वो क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं F5 की। F5 आता है रिफ्रेश के लिए यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको यूज याद जरूर रखिएगा कि F5 का यूज होता है रिफ्रेश करना, ये क्वेश्चन आता है अपना। नेक्स्ट है F6, ये मेन्यू बार खोलने के लिए। F7 आता है ये स्पेलिंग चेक के लिए, यानी अपन स्पेलिंग चेक कर सकते हैं वर्ड के अंदर। अपन ने जो भी स्पेलिंग्स वगैरह लिखी है उसको कैसे चेक करेंगे, तो अपन F7 प्रेस करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे और F7 प्रेस करेंगे। अगर वो राइट है तो ग्रीन में दर्शाएगा, अगर वो गलत है या रॉन्ग है तो वो किस में दर्शाएगा, रेड के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं F8, रीबूट करने के लिए, कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए F8 का यूज करते हैं। F9 है रिमूव सिलेक्ट पोर्शन, यानी जो सिलेक्टेड पोर्शन है उसको रिमूव करने के लिए F9 का प्रेस करते हैं। और F10 का होता है शिफ्ट प्लस F10, ये राइट क्लिक के लिए काम आता है। जो कीबोर्ड, ये जो अपना माउस है इसका राइट क्लिक है उसके लिए काम आता है F10, शिफ्ट प्लस F10 वो राइट क्लिक के लिए काम आता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं F11 की। तो ये फुल स्क्रीन के लिए काम आता है, कंप्यूटर के अंदर फुल स्क्रीन में के लिए क्या यूज होता है, F11। और F12 है, यह है सेव एज के लिए। किसके लिए है, सेव एज के लिए। अब सेव एज क्या होता है, देखिएगा, सेव की हुई फाइल को पुनः सेव करना, यानी फाइल तो एक ही है लेकिन उसको अपन एक किसी व्यक्ति के नाम सेव है और उसको सेव एज करके उसी फाइल की अपन कॉपी बना सकते हैं और अन्य नाम से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं होम कुंजी की। तो होम कुंजी का मैंने आपको यूज बता दिया। इसका प्रयोग लाइन के प्रारंभ में या डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में कर्सर को वापस भेजने के लिए करते हैं। अब अपन ने कीबोर्ड की सारी बात कर ली, अब अपन बात करते हैं माउस की। अब देखिएगा, माउस के बात करते हैं तो माउस से एक प्रकार की पॉइंटिंग युक्ति है। क्या है, माउस एक प्रकार की पॉइंटिंग युक्ति है। तो अब हम बात करते हैं माउस के बारे में। तो देखिए, माउस के अंदर देखिएगा, सबसे पहले माउस एक प्रकार की पॉइंटिंग युक्ति है। क्या है, पॉइंटिंग युक्ति। अब देखिए पॉइंटिंग डिवाइस कैसे है, तो माउस है ये अपना, जैसे देखिए आपको ये एरो दिख रहा है तो ये पॉइंट के रूप में, यानी इसको किसी भी ऊपर कहीं पर भी ले जाना, क्लिक करना, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है। यानी अपन को जिस फाइल या फोल्डर पर जाना अपन डायरेक्ट देखिए पॉइंट की सहायता से, यानी ये अपन इसके ऊपर जा सकते हैं। ये क्या कहलाती है, पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है। इसका जो प्रयोग है वो कर्सर या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। अब देखिएगा इसका यूज क्या होता है, तो अपना जो एरो दिख रहा है आपको, ये इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यूज करते हैं। माउस का जो आविष्कार है वो डगलस सी
एम्बलबर्ट ने किया था 1964 के अंदर। कब किया था? 1964 में किया था डगलस ने। देखिएगा इसमें 3 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं? 3 बटन। देखिएगा एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है और एक स्क्रॉल बटन होता है। लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल। तो देखिएगा लेफ्ट बटन है, ये अपना ओके के लिए काम आता है। राइट के अंदर एक्स्ट्रा ऑप्शन खुलते हैं और स्क्रॉल का मतलब होता है कि अपन बड़ी फाइल है तो इसको जैसे ये ऊपर और नीचे खिसकाने के लिए स्क्रॉल बटन का यूज करते हैं। अब देखिएगा माउस सामान्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वायरलेस माउस, यानी जिसके अंदर वायर नहीं होता, ये ब्लूटूथ की सहायता से कनेक्ट होता है। एक होता है मैकेनिकल माउस, तो इसमें बॉल होती है। और एक होता है ऑप्टिकल माउस, इसमें लाइट होती है। क्या होती है? लाइट होती है। तो ये 3 माउस के प्रकार है। अब माउस के जो मुख्य कार्य है वो भी है। देखिएगा, देखिए क्लिक या लेफ्ट क्लिक ये स्क्रीन पर किसी एक ऑब्जेक्ट को चुनता है, यानी अपने को इसको क्लिक करना। लेफ्ट बटन से क्लिक करने के लिए कौन सा बटन यूज करते हैं? लेफ्ट बटन यूज करते हैं। माउस में जो क्लिक करना है यानी ओके करने के लिए लेफ्ट बटन का यूज करते हैं। और ये स्क्रीन पर किसी भी एक ऑब्जेक्ट, यानी किसी को भी एक ऑब्जेक्ट है, कुछ भी फाइल या फोल्डर, उसको चुनता है, यानी उसका चूज करता है। नेक्स्ट अपना है डबल क्लिक। डबल क्लिक इसका प्रयोग एक डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को खोलने के लिए करते हैं। डबल क्लिक क्यों करते हैं? यानी डबल क्लिक करेंगे कोई भी फाइल या फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दायां क्लिक। ये स्क्रीन पर आदेशों की एक सूची है वो दिखाता है, यानी अपन यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो ये देखिए एक आदेशों की जो सूची है ये दिखाता है। उसके बाद में है दायां क्लिक का प्रयोग किसी चुने हुए ऑब्जेक्ट के गुण को एक्सेस करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का अर्थ क्या होता है? इसका प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। जैसे देखिएगा कोई भी फोल्डर यहाँ पर है, इसको यहाँ से दबा के माउस का लेफ्ट बटन और उठा के और दूसरी जगह पे, यानी ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए माउस का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रिंटर की। किसकी बात करते हैं? प्रिंटर की बात करते हैं। ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। देखिएगा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है। आप ध्यान रखिए, मैं आपको अंत के अंदर इन सारी डिवाइसों के बारे में बता दूंगा कि कौन सी इनपुट है और कौन सी आउटपुट। मैं आपको पूरी इसकी लिस्ट दे दूंगा, यानी आपकी सारणी आ जाएगी आपके पास में, इसी क्लास के अंदर आपको मिल जाएगी आगे लास्ट में। यानी इनपुट डिवाइस कौन सी है और आउटपुट डिवाइस कौन सी है और किस डिवाइस का क्या यूज है। और आपको इम्पोर्टेंस में क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूँ आपको इसी क्लास के अंदर, जो पीछे की परीक्षा में आए हुए हैं और बाकी और भी जो वर्ड से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको इसी क्लास में करवाने वाला हूँ, तो आप अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रिंटर की। तो ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। अब आउटपुट क्या होता है और इनपुट क्या होता है, तो ये आपको मैं बता दूं कि इनपुट डिवाइस तो वो होती है जिसके द्वारा अपन कंप्यूटर को डाटा देते हैं, यानी कंप्यूटर को हम जो भी जिस डिवाइस के द्वारा डाटा देते हैं तो वो तो कहलाती है इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस वो कहलाती है जिसके द्वारा यूजर को, यानी अपने को, उपयोगकर्ता को जो भी अपने को वापस मिलता है वो कहलाता है आउटपुट डिवाइस। जैसे मॉनिटर है तो वो अपने को दिखा रहा है तो वो देने का कार्य कर रहा है। प्रिंटर है ये भी अपने को देने का काम कर रहा है। प्रिंटर का यूज क्या होता है? ये प्रिंट निकालने के लिए काम आता है। देखिए इसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त डाटा और सूचना को कागज पर प्रिंट करने के लिए करते हैं। प्रिंटर का यूज क्या होता है? कागज पर प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसी प्रिंटर की जो गति है वो किसमें मापी जाती है। प्रिंटर की गति है वो देखिएगा सबसे पहले CPS, ये देखिए इसका अर्थ होता है कैरेक्टर पर सेकेंड के अंदर। एक होता है LPM, ये होता है कि लाइन पर मिनट्स के अंदर। और नेक्स्ट होता है PPM, तो PPM का अर्थ होता है पेज पर मिनट के हिसाब से ये प्रिंटर की जो गति है वो मापी जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो डॉट्स प्रति इंच यानी DPI में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? DPI में मापी जाती है प्रिंटर की क्वालिटी। तो प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो डॉट्स प्रति इंच, DPI की फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है, डॉट्स प्रति इंच इसकी फुल फॉर्म है। तो DPI के अंदर इसकी क्वालिटी मापी जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रिंटर को 2 भागों में बांटा गया। अब देखिए प्रिंटर के जो प्रकार है उनको आप थोड़ा जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से है और नॉन इम्पैक्ट कौन सा है, आपके क्वेश्चन आएगा निम्न में से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है। बात करते हैं हम सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर की। तो देखिएगा इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजिवेल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। तो देखिएगा ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर है ये बहुत ही धीरे चलने वाले,
क्या चलने वाले हैं, धीरे चलने वाले प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर और लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। देखिएगा सबसे पहले है इंकजेट प्रिंटर, ये नॉन इम्पैक्ट के अंदर आता है। थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर का है ये उष्मा से चलता है। ये जैसे इसका यूज अपन बात करें तो एटीएम मशीन होती है, उसके अंदर इसका यूज होता है थर्मल का। या अपन रोडवेज बस के अंदर बात करते हैं जो अपन को टिकट्स अपन टिकट प्राप्त करते हैं, उसके अंदर भी इसी प्रिंटर का यूज होता है। या अपन मॉल के अंदर जाते हैं तो वहां पर भी आपको जो भी ये मिलते हैं, जो भी अपन को जो प्रिंट मिलता है नॉर्मल, वो थर्मल प्रिंटर की सहायता से दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लेजर प्रिंटर की। तो देखिएगा इसका एक आप जरूर लिखिएगा साथ में, लेजर प्रिंटर है ये सूखी स्याही का यूज करता है, ये टोनर का यूज करता है, यानी सूखी स्याही का यूज करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक प्रिंटर की, और ये होता है। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, ये इसके और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है, तो आप इनको जरूर याद रखिएगा। ये लाइन प्रिंटर, ड्रिम प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, ये इम्पैक्ट के आगे, और नॉन इम्पैक्ट के अंदर इंकजेट, थर्मल, लेजर, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो मेमोरी की बात करते हैं। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी के बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी को दो भागों में मुख्य रूप से बांटा गया। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी है उसको ही प्राथमिक मेमोरी और मुख्य मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राथमिक मेमोरी बोल सकते हैं और मुख्य मेमोरी बोल सकते हैं। और सेकेंडरी ये सहायक मेमोरी कहलाती है, ये अलग से लगाई जाती है सेकेंडरी मेमोरी। बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम एंड रोम, इंपॉर्टेंट भूमिका है रैम एंड रोम की। देखिएगा रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको आगे करवा दूंगा, जितनी भी फुल फॉर्म बन रही है वो सारी फुल फॉर्म में आपको नेक्स्ट आ जाएगी आपके। तो आप इस क्लास को एक बार नहीं, आप इस क्लास को 2-3 बार जरूर देखें, और हो सके तो आप इस क्लास को लिखने की कोशिश करें। आप कंप्यूटर से संबंधित इससे बाहर बहुत कम चांस है कि कोई चीज़ जाए। तो बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के अंदर तो रैम को। तो रैम के दो प्रकार, एक होता है एस रैम और एक होता है डी रैम। अब देखिएगा ये स्टैटिक रैम है और ये डायनेमिक रैम है। डी रैम का मतलब है डायनेमिक रैम। आपको एक क्वेश्चन ये भी बनता है रैम के अंदर, ये जो डायनेमिक रैम है इसको प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती रहती है। ये क्या होती है, प्रति सेकंड रिफ्रेश होती रहती है। यह है अपनी डी रैम यानी डायनेमिक रैम। फिर अपन बात करते हैं आगे रोम की। किसकी बात करते हैं, रोम की। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ये 3 प्रकार की है, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। अब देखिएगा इसकी फुल फॉर्म भी अपन जान लेते हैं। तो पी रोम की होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है ईपी रोम, तो ये अपनी जो इलेक्ट्रिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये नेक्स्ट है डबल ई यानी इरेजेबल इलेक्ट्रिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब अपन बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, ये फ्लॉपी डिस्क आ जाती है, मैग्नेटिक टेप आ जाती है, सीडी आ जाती है, डीवीडी आ जाती है, बीसीडी आ जाती है, बीआरडी आ जाती है, बीआरडी होती है ब्लू रे डिस्क आती है, पेन ड्राइव आ जाता है, मेमोरी कार्ड आ जाता है और हार्ड डिस्क आ जाती है। ये सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरी है। देखिएगा प्राइमरी मेमोरी है, इसके बगैर कंप्यूटर नहीं चलेगा, लेकिन इस सेकेंडरी मेमोरी के बगैर कंप्यूटर चल जाएगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर 2 मेमोरी और आती है, एक आती है कैश मेमोरी और एक आती है रजिस्टर मेमोरी। तो ये रजिस्टर मेमोरी है, ये स्पीड के अंदर अगर अपन स्पीड की बात करें तो सबसे स्पीड ये रजिस्टर चलेगी, उसके बाद में कैश मेमोरी चलेगी। अब देखिएगा ऑप्शन में अगर ये कैसे मेमोरी आती है आप इसको जरूर कहिएगा, ये क्वेश्चन आता है इस मेमोरी का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रैम की। तो रैम को एक इम्पोर्टेंट आपके यही बनता है, इस रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। क्यों बोलते हैं, देखिएगा रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। वर्तमान के काम को करने के लिए रैम का यूज होता है। वर्तमान का जो काम जो भी अभी कंप्यूटर के अंदर चल रहा है उसको करने के लिए यूज किसका होता है, रैम का यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी होती है अस्थायी मेमोरी। क्या होती है, अस्थायी, यानी ये जो अपनी रैम है ये अस्थायी मेमोरी क्यों है। अब ये अस्थायी क्यों कहलाती है, तो देखिएगा कि बिजली जाते ही डाटा चला जाता है। अब देखिए रैम के अंदर क्या होता है, अगर कंप्यूटर चल रहा है और लाइट चली गई तो क्या होगा, कंप्यूटर बंद हो जाएगा, और कंप्यूटर अगर बंद हो गया
तो इसके अंदर जो भी डाटा है वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे, वो चले जाएंगे। ये टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है, यानी अस्थायी मेमोरी है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ रैम की। अब देखिएगा, ज़्यादा अपन को इसको डीपली नहीं पढ़ेंगे, आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब अपन आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट अपना है मेमोरी की इकाइयाँ। क्या है? मेमोरी की इकाइयाँ। अब जब देखिएगा मेमोरी की इकाइयाँ देखिएगा आप, सबसे पहले अपन शुरू करते हैं तो 1 बिट। अब देखिएगा ये बाइनरी डिजिट्स है, 0 और 1। बाइनरी डिजिट्स कौन सा है? 0 और 1 है। अब बात करते हैं कि 8 बिट्स होंगे। 8 बिट्स होंगे तो 1 बाइट बनेगा। क्या बनेगा? 1 बाइट बनेगा, या 2 निबल बनेगा, यानी 1 निबल के बराबर 4 बिट्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 बिट होते हैं 1 निबल के बराबर, और 2 निबल बनेंगे 8 बिट्स से 1 बाइट से। 1024 बाइट से 1 केबी बनेगा। केबी का मतलब होता है किलो बाइट। 1024 केबी से 1 एमबी बनेगा। एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट। 1024 एमबी से 1 जीबी बनेगा, वो होता है गीगाबाइट। नेक्स्ट 1024 जीबी से 1 टीबी बनेगा, वो टेराबाइट कहलाती है। और नेक्स्ट अपन कहलाते हैं, क्या देखिएगा, 1024 जीबी से 1 टीबी बनती है, टेराबाइट कहलाती है। 1024 टीबी से 1 पीबी बनती है, वो पेटाबाइट कहलाती है। 1024 पीबी से 1 ईबी बनती है, वो एक्साबाइट कहलाती है। और 1024 ईबी से 1 जेडबी, 1024 ईबी से 1 जेडबी बनती है, वो जेटाबाइट कहलाती है। 1024 जेडबी से 1 वाईबी योटाबाइट कहलाती है। 1024 वाईबी से 1 प्रोटोबाइट कहलाती है। और 1024 प्रोटोबाइट से 1 जियोबाइट कहलाती है। तो यानी देखिएगा, यानी 1024 केबी है तो इससे 1 एमबी बन जाएगा, एमबी से जीबी बन जाएगा, जीबी से टीबी बन जाएगा, आएगी सबके अंदर लगभग 1024। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के भंडारण क्षमता की बात करें तो जैसे फ्लॉपी डिस्क, ये देखिएगा इसकी साइज 3 भागों में है। तो देखिएगा 5.25 यानी 5.25, 3.5, 8 इंच ये होती है। और पेन ड्राइव है, इसकी क्षमता होती है 1 जीबी से 256 जीबी तक, इसके अंदर स्टोरेज कर सकते हैं। पेन ड्राइव सब जानते हैं आप, एक्स्ट्रा जो अपनी मेमोरी है वो होती है, लगाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक टेप की, तो ये 60 MB से 80 MB तक स्टोरेज करती है। और ब्लू रे डिस्क होती है, ये 25 से 50 जीबी तक स्टोरेज करती है। नेक्स्ट बात करते हैं तो देखिएगा, अब अपन एक्सेल से संबंधित कुछ जानकारी ले लेते हैं। देखिएगा आगे सारी वर्ड से संबंधित आएगी, पावर पॉइंट से संबंधित आएगी। देखिएगा एक्सेल के बारे में सबसे पहले अपन बात करें तो एक्सेल का जो बाय डिफॉल्ट नेम रहता है फाइल का, एक्सेल है उसकी जो फाइल है उसका जो बाय डिफॉल्ट नेम रहता है, अपने आप स्वतः जो नाम आता है वो नाम होता है बुक 1। क्या कहलाता है? बुक 1 कहलाता है, BWK1, यानी उसका नाम आएगा बुक 1। रो यानी ये पंक्ति कहलाती है, जो आडी लाइन होती है ये रो कहलाती है। और संख्या इसमें 1 2 3 4 से दर्शाया जाता है, यानी ये लास्ट तक चलती है। और ये संख्या 10 48 576 तक चलती है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलम की। स्तंभ होते हैं, जो खड़ी लाइंस होती है ABCD के द्वारा दर्शाई जाती है। बात करते हैं सेल की। सेल बनता है, जो कॉलम होता है, रो एंड कॉलम जहां मिलकर एक बॉक्स बनाते हैं, जो बॉक्स बनता है ना वो कहलाता है सेल कहलाता है। देखिएगा यहाँ पर ये सारणी है जैसे, तो इसका जो ये रो लिखा हुआ नाम, ये सारा बॉक्स है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। इसके अंदर जो खड़ा है, ये खड़ी लाइन है, ये तो स्तंभ है, कॉलम है। और ये जो आडी लाइन है ये इसकी क्या कहलाएगी? ये रो कहलाएगी, पंक्ति कहलाएगी। अब MS एक्सेल के अंदर अपन बात करते हैं रो एंड कॉलम की संख्या की बात करते हैं। 2003 है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 है, उसके अंदर रो थे वो 65,536 थे, और कॉलम थे वो 256 थे। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है MS एक्सेल 2003 के अंदर रो एंड कॉलम की संख्या, या 2016, तो 2016 है इसके अंदर। या उसके बाद में देखिए कि 10,48,576 है, ये रो है, और 16,384 है वो कॉलम है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं MS एक्सेल के पहले सेल का जो एड्रेस है, MS एक्सेल है इसका जो पहला सेल है उसका एड्रेस है A1। देखिएगा मैं आपको बता देता हूं। अपन बात कर लेते हैं एक्सेल के साथ में ही।
जो अपना पहला सेल है उसका एड्रेस है वो A1 कहलाएगा। क्या कहलाता है? A1। ये देखिए यहाँ पर ये अपना A और ये 1। अब देखिए ये कहाँ पर दिख रहा है, तो ये देखिए यहाँ पर एड्रेस है, ये नेम बॉक्स के अंदर यहाँ पर देखिएगा, ये नेम बॉक्स है, इसके अंदर यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक किया तो डायरेक्ट अपना कहाँ आ रहा है? A1। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये आ गया B3। क्या आ गया? B3 आ गया। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर ही, तो बात करते हैं तो MS एक्सेल में फॉन्ट साइज लिमिट है वो 8 से लेकर 72 तक होती है, लेकिन ये तो अपन को केवल उससे डिफॉल्ट रूप से इसमें दिखाई देगी, डिफॉल्ट रूप से तो 11 होती है, लेकिन इसमें केवल देखिएगा यहाँ पर एक्सेल में बात करते हैं तो ये देखिएगा यहाँ पर ये अपन को 8 से लेके 72 तक दिख रही है, लेकिन ये टोटल है इसकी वो कितनी होती है देखिएगा। ये जो मैन्युअली लिमिट है वो 1 से लेके 409 तक होती है। इसके कितने पॉइंट होती है? 409 पॉइंट तक होती है। फिर अपन बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट अपने आप MS एक्सेल सेल को अंदर डेटा किस साइड से होता है, तो देखिएगा अक्सर है वो लेफ्ट साइड से होते हैं, लेफ्ट साइड में रहते हैं, और संख्या वो राइट साइड में, और अक्षर प्लस संख्या लेफ्ट साइड में। देखिएगा अपन एक बार मतलब सारा प्रैक्टिकली नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट जो मोटा मोटी चीज़ है वो आपको बता देता हूँ। MS एक्सेल में सेल का एड्रेस है वो कहाँ दिखाया जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ये नेम बॉक्स में दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है? नेम बॉक्स के अंदर दिखाया जाता है। एक्टिव सेल वर्तमान में जिसमें काम हो रहा है कैसे दर्शाया जाता है? तो ये डार्क बॉर्डर होता है उसका। और नेक्स्ट है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है MS एक्सेल में फॉर्मूला को लिखने से पहले, यानी ये बराबर का है, इसका यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? बराबर का यूज किया जाता है फॉर्मूला लिखने से पहले। नेक्स्ट अपन इसकी शॉर्टकट्स की बात करें तो एंटर दबाएंगे तो एक सेल नीचे आ जाएगा, शिफ्ट दबाएंगे शिफ्ट के साथ में एंटर तो एक सेल वापस ऊपर आ जाएगा, टेप दबाएंगे तो एक सेल राइट साइड चला जाएगा, और शिफ्ट के साथ में टेप दबाएंगे तो एक सेल लेफ्ट साइड चला जाएगा। आप एक्सेल का खोल के और इसको वापस एक बार ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर डेट लिखने के लिए। एक्सेल के अंदर डेट लिखनी है तो कंट्रोल के साथ में ये देखिएगा, ये कॉलन वाला सेमीकोलन वाला ये जो बटन है, इसमें आपको डायरेक्ट इसको नॉर्मल रूप से दबाएंगे तो ये आपकी डेट लिखी जाएगी, और टाइम के लिए इसको शिफ्ट के साथ में दबाना पड़ेगा इस बटन को। या तो आपको ये आएगा कंट्रोल के साथ में डायरेक्ट ये 2 बिंदी, यानी ये जो अपना है कॉलन है इसको लगाएंगे सेमीकोलन को, तो देखिएगा आप इसको लगाने के लिए आपको शिफ्ट दबाना पड़ेगा, नहीं तो ये लगेगा नहीं। तो आप या तो कंट्रोल शिफ्ट और इस बटन का ये देखिए ये आपको आएगा तो आप इसको करिएगा, नहीं तो ये दिखे कहीं पर तो ये करिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वर्कशीट के समूह को वर्कबुक कहते हैं। इसमें क्या होता है? एक्सेल के अंदर वर्कशीट होती है। क्या होती है? वर्कशीट्स होती है, और उसका जो समूह है वो वर्कबुक कहलाता है। देखिएगा 3 वर्कशीट्स हैं, वर्कशीट होती है कम से कम, और 255 जो है वो अपन वर्ड इसके अंदर वर्कशीट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 255 वर्कशीट हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑफिस बटन के अंदर, इसके अंदर न्यू होता है, सेव होता है, प्रिंट होता है, ओपन होता है और सेव एज होता है। तो देखिएगा न्यू का मतलब नया होता है तो कंट्रोल एन आगे आ जाएगा, सेव के लिए कंट्रोल एस दबाते हैं, प्रिंट के लिए कंट्रोल पी दबाते हैं, ओपन के लिए कंट्रोल ओ दबाते हैं, सेव एज के लिए F12 दबाते हैं। तो आप इसको भी बराबर याद रखिएगा, न्यू, सेव, प्रिंट, ओपन और सेव एज। नेक्स्ट बात करते हैं तो देखिएगा और जो इम्पोर्टेंट्स है वो इसमें ले लेते हैं। अब अपन बात करते हैं फुल फॉर्म की। देखिएगा आप इस फुल फॉर्म को एक बार जरूर 2-3 बार जरूर दोहराएगा, फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चंस जरूर आएगा। बात करते हैं CPU की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की जो फुल फॉर्म है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। नेक्स्ट है ALU की, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CU होती है कंट्रोल यूनिट। MIPS होती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। RPM होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। और RAM की देखिएगा इंपॉर्टेंट है वो, एक तो ALU की याद रखना, CPU की याद रखना, और RAM की याद रखना, और ROM की याद रखना। तो RAM की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM की होती है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट देखिएगा ये ROM वाली है PROM, EPROM, डबल EPROM। तो देखिएगा PROM है वो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मैंने आपको बता दिया। EPROM है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
EEPROM रोम का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये रैम के दो प्रकार थे, एस रैम और SD रैम और डी रैम। एस रैम है स्टैटिक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और SD का है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का है डायनेमिक रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये इंपॉर्टेंट एक और है, देखिएगा BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसकी भी फुल फॉर्म आपको पूछते हैं, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट अपन आप देखिएगा, फिर आपको देखिएगा याद रखनी है, ये आप एक बार जरूर देख लेगा, मैं इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। तो देखिएगा ये PC है, इसकी फुल फॉर्म ऑपरेशनल कंप्यूटर भी होता है और प्रोग्राम काउंटर भी होता है, और KB किलोबाइट होती है, MB मेगाबाइट होती है, आपको मैंने बता दिया, GB गीगाबाइट होती है, TB टेराबाइट होती है, PB पेटाबाइट होती है। और देखिएगा EB एक्साबाइट होता है, ZB जेटाबाइट होता है, YB योटाबाइट होता है, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, लेकिन इसमें CD के अंदर ये याद रखिएगा CD रोम यानी ये कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और CD R होती है तो ये रिकॉर्डेबल होगी, और RW लिखा हुआ CD के R आगे तो ये रीराइटेबल होगी, ठीक है, इसको रीड और राइट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है DVD होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क भी होती है, और BRD फुल फॉर्म है ब्लू रे डिस्क, यानी इसकी जो क्षमता होती है वो 25 से 50 GB तक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं SSD की, ये सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। HDD की हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। ये LCD है, इसकी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है। LED है वो लाइट एमिथिंग डायोड होती है, और ये एमलोड है एमोलेड, ये एक्टिव मैट्रिक्स जो ऑर्गेनिक जो लिक्विड क्रिस्टल जो है लाइट एमिथिंग डायोड होता है ये होती है। और नेक्स्ट एक CRT, इसकी याद रखना, CRT कैथोड रे ट्यूब। MICR की जरूर याद रखिएगा, ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और OCR होती है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होती है। BCR होती है बारकोड रीडर, ये स्कैन करने के लिए। ये सब इनपुट डिवाइस है, देखिए ये MICR, OCR, BCR, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो पेंसिल से बने जो चिन्ह है आप जरूर याद रखिएगा, पेंसिल से बने हुए जो अपनी ओमार शीट होती है उसको जांच करने के लिए, ओमार शीट होती है उसको जांच करने के लिए, ओमार शीट को जांच करने के लिए OMR का यूज किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो VGA, मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि कंप्यूटर के अंदर CPU और मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए जिस केबल का यूज किया जाता है वो VGA केबल कहलाती है, फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट है MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, और USB, इसकी इंपॉर्टेंट याद रखना, USB की है यूनिवर्सल सीरियल बस, और IC के इंटीग्रेटेड सर्किट। आपको जनरेशन और बताऊंगा मैं आपको, इसके अंदर कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं उसके संबंधित भी क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो अपनी होती है, देखिएगा ये याद रखिएगा VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट बात करते हैं ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल, और अब यहाँ पर ये लैंग्वेज की फुल फॉर्म है, फोटोन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और बेसिक की आप जरूर याद रखिएगा बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो DPI की, ये देखिएगा DPI की ये याद रखिएगा डॉट पर इंच। नेक्स्ट है DTP, ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। ये नेटवर्क से संबंधित है LAN, ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है LAN। WAN होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और मेन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। PAN होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, और LiFi होता है लाइट फिडेलिटी। नेक्स्ट मोडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है। वाईफाई की होती है वायरलेस फिडेलिटी, और PCB की होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। यानी आप ये जो इम्पोर्टेंट जो भी ये अपनी जो फुल फॉर्म्स है इनको जरूर याद रखिएगा। आप इस क्लास को 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, कंप्यूटर से संबंधित आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट है CAN कैंपस एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है ARPANET, देखिएगा ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट है BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट एक ये याद रखिएगा ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये जरूर याद रखिएगा ASCII की। नेक्स्ट बात करते हैं DNS की,
इसको जरूर याद रखिएगा। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। आगे अपन बात करते हैं तो देखिएगा आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और पीडीएफ की जरूर याद रखिएगा। पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एसएमटीपी की, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यहाँ एसएमपीएस है, स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट बात करते हैं टीसीपी की, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन मिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट बात करते हैं तो है एचटीटीपी। एचटीटीपी की होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एचटीटीपी की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है एक्सएमएल की, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिएगा वर्ड की जो शॉर्टकट कुंजी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, वो शॉर्टकट कुंजी आपको यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले है ऑल कैप्स, यानी सारे कैप्स करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ए दबाएंगे। यहाँ पर ये प्लस है तो इसका मतलब है कंट्रोल के साथ में शिफ्ट, शिफ्ट के साथ में कंट्रोल को, शिफ्ट को दोनों को दबाए हुए रखेंगे और ए प्रेस करेंगे तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? कैप्स हो जाएंगे, यानी बड़े अक्षर हो जाएंगे। फिर है अप्लाई लिस्ट बुलेट के अंदर कंट्रोल शिफ्ट एल, आपको ये याद नहीं रखना अभी। यहाँ पर बोल्ड के लिए कंट्रोल बी होता है, किसी भी अक्षर को गहरा करने के लिए। कैंसिल के लिए एस्केप होता है। नेक्स्ट है कि सेंटर के अंदर करने के लिए देखिएगा, यहाँ पर सेंटर के अंदर करना एरो को तो कंट्रोल ई दबाएंगे, और या फिर क्लियर करना डिलीट दबाएंगे। और अपन आगे इसमें देखिए कॉपी के लिए कंट्रोल सी है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। कट के लिए कंट्रोल एक्स है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फाइंड की। फाइंड के लिए होता है कंट्रोल एफ। क्या होता है? कंट्रोल एफ। लेकिन एक आप डबल अंडरलाइन की भी याद रखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट डी। कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन लगती है। फाइंड के लिए कंट्रोल एफ है। हेल्प के लिए F1 दबाएंगे। ठीक है, हाइपरलिंक वाला याद रखिएगा कंट्रोल के। हाइपरलिंक कंट्रोल के हाइपरलिंक होता है। फिर है अपन इटैलिक की, कंट्रोल आई होता है, यानी अक्षरों को तिरछा करने के लिए कंट्रोल आई का यूज करते हैं। जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे यूज करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल एन प्रेस करते हैं। क्या दबाते हैं? कंट्रोल एन दबाते हैं। नेक्स्ट अपना है ओपन के लिए। ओपन के लिए है कंट्रोल ओ। क्या है? कंट्रोल ओ है ओपन के लिए। आउटलाइन के अंदर देखिएगा, इसको छोड़िएगा। और पेज ब्रेक है। पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल के साथ में एंटर दबाएंगे। कंट्रोल के साथ में एंटर दबाएंगे तो पेज ब्रेक हो जाएगा। पेस्ट के लिए कंट्रोल वी है, कॉपी की हुई चीज को पेस्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल वी प्रेस करेंगे। पेस्ट फॉर्मेट के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करेंगे। प्रिंट के लिए कंट्रोल पी प्रेस करेंगे। अब एक होता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है किसी भी फाइल या फोल्डर है, किसी भी चीज का अपन जो प्रिंट दे रहे हैं तो उसको प्रिंट करने से पहले देखना। प्रिंट का मतलब छापना, प्री का मतलब पहले, व्यू का मतलब देखना। प्रिंट करने से पहले देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का यूज करते हैं। ये कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा। रिडू का मतलब कंट्रोल, देखिएगा रिडू और रिपीट कंट्रोल वाई होता है, और अंडू के लिए कंट्रोल जेड होता है। सेव के लिए कंट्रोल एस होता है। सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल ए होता है। सबको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। स्मॉल कैप्स के लिए कंट्रोल शिफ्ट के प्रेस करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट के से सारे के सारे स्मॉल हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि लाइन जो चल रही है, ये लाइन इसके थोड़ा सा जस्ट नीचे थोड़ा लिखना, ये सबस्क्रिप्ट कहलाता है। सुपर स्क्रिप्ट होता है लाइन जो चल रही है, ये मेन लाइन, इससे थोड़ा सा ऊपर स्क्वायर में लिखना, ये सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। तो सबस्क्रिप्ट के अंदर कंट्रोल के साथ में बराबर दबाएंगे, और सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल के साथ में या तो कंट्रोल प्लस प्लस, यानी कंट्रोल के साथ में प्लस दबा देंगे। तो प्लस दबाने के लिए कंट्रोल में कीबोर्ड में आप देखिएगा शिफ्ट के साथ में दबाएंगे, क्योंकि दो बटन, एक तो बराबर का है और एक प्लस का है। तो प्लस को दबाने के लिए शिफ्ट का यूज करेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट बराबर दबा देंगे या कंट्रोल प्लस प्लस दबा देंगे। नेक्स्ट है टाइम फील्ड के लिए आल्ट शिफ्ट टी दबाएंगे। अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू दबाएंगे। अंडू के लिए कंट्रोल जेड दबाएंगे। और वर्ड काउंट की लिस्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट जी दबाएंगे। अब MS ऑफिस के अंदर
अपन बात करें तो बाय डिफॉल्ट जो फाइल नेम होता है वो डॉक्यूमेंट कहलाता है। बाय डिफॉल्ट जो फाइल नेम होता है वो डॉक्यूमेंट कहलाता है। इसको एमएस वर्ड को जो स्टार्ट करने के लिए, ओपन करने के लिए विनवर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? विनवर्ड का। याद रखिएगा, विनवर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, तो इसके अंदर होती है 11। कितनी होती है? 11, और 8 से बेहतर तक उस पॉइंट के अंदर मिलता है अपने बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट फॉन्ट और कैलेम्बरी होती है, ये CALIBRY होती है। नेक्स्ट अपन बात करें इसकी, तो फंक्शन कुंजों के अंदर आपको देखिएगा, अपन फंक्शन कुंजों को अपन ने देख लिया है कि इसका यूज क्या होता है। आगे अपन बात करें तो MS एक्सेल में थोड़ा और आप देखिएगा, ये भी आता है फाइल एक्सटेंशन नेम। अब हर फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है, तो MS एक्सेल है, इसका जो एक्सटेंशन नेम है उसके अंदर आप देखिएगा कि .xls किसका एक्सटेंशन नेम है? .xls। 2007 से पहले .xls था, और 2007 वे बाद में .xlsx हो गया। क्या हो गया? x का मतलब होता है एक्सटेंडेड, तो यहाँ पर पहले x नहीं था, अभी यहाँ पर x लग गया लास्ट के अंदर। 2007 हुए, उसके बाद में जो भी फाइल्स इसका नया वर्जन आया है तो उसके अंदर आपको .xlsx लगेगा और पहले वाले में .xls होगा। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11 होती है, याद रखिएगा। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट जो होती है वो कैलेम्बरी होती है, और इसकी जूम साइज की बात करें तो 10% से लेकर 400% तक होती है। इसमें कितनी होती है? 10% से लेकर 400। लेकिन वर्ड की बात करें तो वहां 10 से लेकर 500 होती है। कितनी होती है? 10 से 500 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं बाय डिफॉल्ट फाइल नेम बुक 1 होता है, ये आपको मैंने बता दिया। फॉन्ट साइज उसके अंदर मिलती है 8 से बेहतर तक। साइज मैन्युअली 1 से 409 होती है, और एक्सेल के अंदर बाकी अपन ने चीजें पढ़ ली। देखिएगा, ये देखिए रो एंड कॉलम एक दूसरे को काटते हैं तो उस बॉक्स को क्या कहलाते हैं? उसको सेल कहते हैं। ये अपन ने बात कर ली 2003, 16, 2007 की। तो देखिएगा 3 के इससे पहले वाले में 65,536 रो थे, कॉलम 256 थे, बाद के अंदर 10,576 कॉलम रो हो गए, और कॉलम हो गए 16,384। आगे अपन बात करें फर्स्ट सेल का जो एड्रेस होता है, यानी पहले सेल का एड्रेस, वो A1 होता है। मैंने आपको बता दिया, नेम बॉक्स में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? नेम बॉक्स में। और ये देखिएगा लास्ट सेल का जो नेम होता है वो XFD 10,48,576 होता है। याद रखिएगा, XFD 10,48,576। नेक्स्ट बात करते हैं वर्तमान में जिस सेल में काम कर रहे हैं तो उस सेल को क्या कहते हैं? उसको एक्टिव सेल कहते हैं। नेक्स्ट होता है एक्टिव सेल का जो एड्रेस है वो नेम बॉक्स में दिखाई देता है। कहां पर दिखाई देता है? नेम बॉक्स में। फिर अपन आगे बात करें तो एक्टिव सेल में जो डाटा होता है वो सेल के अलावा और कहां दिखाई देता है? तो ये फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। कहां पर दिखाई देता है? फॉर्मूला बार के अंदर ये दिखाई देता है। यदि सेल के डेटा को एडिट करना है तो सेल के अलावा और कहां से होगा? तो ये फॉर्मूला बार में होगा। कहां पर होगा? फॉर्मूला बार से होगा। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिएगा, सेल को एडिट करना है, यानी सेल को एडिट करने के लिए किसका यूज करते हैं? F2 का यूज करते हैं। यहाँ पर एक्सेल के अंदर F2 का यूज होता है सेल को एडिट करना, और डेट लगाने के लिए सेमीकोलन, और उधर कोलन लगाना पड़ेगा टाइम के लिए, और फॉर्मूला लिखने से पहले बराबर का यूज किया जाता है। ये मैंने आपको बता दिया, बराबर सम जोड़ना है तो। और आगे अपन बात करें तो देखिएगा, प्रीव्यू शीट यानी पीछे वाली शीट में जाने के लिए क्या दबाएंगे? पेज अप दबाएंगे। कैसे? देखिए, पेज अप का मतलब ऊपर जाएंगे, और ऊपर का मतलब पहले वाली जो शीट है वो आएगी, यानी तो पीछे वाली शीट आएगी। तो पीछे वाली शीट में जाने के लिए पेज अप दबाएंगे, और नेक्स्ट शीट में जाने के लिए पेज डाउन दबाएंगे। कीबोर्ड के अंदर जो पेज अप और पेज डाउन है उसका यूज होता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो सेल का जो एड्रेस है वो नेम बॉक्स में दिखाई देगा। अब सेल की रेंज कैसे दिखाई जाती है? तो देखिएगा, अगर आप यहाँ पर देखिएगा A1 से G2, अब देखिएगा मैं आपको एक्सेल में एक बार बता देता हूँ। ये अपनी एक्सेल है, इसके अंदर जैसे यहाँ पर सीधा B3 सिलेक्ट है, लेकिन मैं अगर इसको बढ़ाना चाहूँ तो ये मैंने कर दिया। ये देखिएगा, अब देखिएगा मैंने यहाँ पर कोई भी सूत्र मैंने लगा दिया, जैसे बराबर SUM, और अब मैं यहाँ पर किसको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो उसको कोष्टक में लिख दूंगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया A1 से, तो A1 सिलेक्ट हो गया। अभी आपको ये लगाना है A1 के बाद में कोलन लगा के, और मैंने यहाँ लिख देता हूँ मैं E1, तो मैंने लगा दिया E1। अब देखिएगा ये सिलेक्ट हो गया। क्या हो गया? सिलेक्ट हो गया।
अब यहाँ पर अगर इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं तो वो जोड़नी है, तो आप इसको यहाँ से कोष्टक को बंद करके और एंटर दबाएंगे तो ये चीज़ें जुड़ जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो ये देखिएगा इसका जो सेल एड्रेस रहता है, ये रेंज है वो A1 से और ये ऐसे दिखाई देती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सीट की संख्या कहाँ दिखाई देती है, सीट टैब में दिखाई देती है। और वर्क शीट के कलेक्शन को वर्क बुक कहते हैं, यानी वर्क शीट है इनको कलेक्शन को वर्क बुक कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो आता है MS पावर पॉइंट। देखिएगा पावर पॉइंट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो इससे आ जाएंगे। MS पावर पॉइंट का यूज है वो प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। बाय डिफॉल्ट फाइल नेम प्रेजेंटेशन होती है। नेक्स्ट अपनी बात करें तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज जिसके अंदर टाइटल्स के अंदर 60 और सब के अंदर 24 होती है। कैलेंडरी लाइट लैंग्वेज होती है, इधर कैलेंडरी लैंग्वेज होती है, इसको आपको नहीं पूछेगा, आपको बाय डिफॉल्ट नेम पूछ सकता है, तो ये याद रखिएगा। साइज देखिएगा 8 से लेकर 96 तक होती है मिनिमम और मैक्सिमम। स्लाइड शो, अब स्लाइड शो क्या होता है, जब फुल स्क्रीन पर एक से के बाद एक जो स्लाइड आती है, इसमें स्लाइडें बनती है, तो एक के बाद जो एक स्लाइड आती है तो वो क्या कहलाती है, स्लाइड शो कहलाता है। स्लाइड शो को की जो स्टार्ट शुरू करने की जो शॉर्टकट कुंजी है वो F5 है। क्या दबाएंगे, पावर पॉइंट के अंदर F5 प्रेस करेंगे तो स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। वर्तमान स्लाइड शो से स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए आप मतलब देखिएगा ये तो शुरू से होगा, और वर्तमान से यानी जहां पर अभी आप जिस स्लाइड के अंदर हो वहां से आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है। एक स्लाइड के बाद नेक्स्ट स्लाइड आती जाए तो उसके लिए अपन शिफ्ट के साथ में F5 प्रेस करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू स्लाइड के लिए। यहाँ पर देखिएगा नई फाइल के लिए कंट्रोल N होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नई स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल M प्रेस करते हैं। क्या दबाते हैं, कंट्रोल M प्रेस करते हैं। नेक्स्ट है डुप्लीकेट स्लाइड। डुप्लीकेट स्लाइड बनाना तो कंट्रोल D दबाएंगे। क्या दबाएंगे, कंट्रोल D, डुप्लीकेट बन जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिएगा बाय डिफॉल्ट MS पावर पॉइंट में कौन सा व्यू होता है, नॉर्मल व्यूज होता है। और देखिएगा और इससे जो इम्पोर्टेंट है देखिएगा ये याद रखिएगा, सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए किस व्यू का यूज करते हैं, तो ये स्लाइड शॉर्टर व्यू का यूज करते हैं एक साथ देखने के लिए। ट्रांजिशन का मतलब है जब स्लाइड शो में एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आती है तो उसे ट्रांजिशन कहते हैं। एनिमेशन होता है जब एक ही स्लाइड में अलग अलग डिजाइन लगाया जाता है तो उसको एनिमेशन कहते हैं। अब अपन बात करेंगे इसके अंदर कि MS पावर पॉइंट में पिक्चर्स को निम्न फॉर्मेट में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिएगा इसमें JPG, PNG, GIF, BMP। अब इसकी फुल फॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। JPG की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक यानी फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। JPG की जॉइंट फोटोग्राफी या फोटो एक्सपर्ट ग्रुप, JPG जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। और PNG के होते हैं पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, इंपॉर्टेंट है। PNG की फुल फॉर्म याद रखिएगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं GIF की, तो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। और नेक्स्ट है BMP की, तो बिटमैप पिक्चर्स, बिटमैप पिक्चर याद रखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो इसके अंदर मल्टीमीडिया जोड़ सकते हैं, इमेज जोड़ सकते हैं, ऑडियो जोड़ सकते हैं, वीडियो जोड़ सकते हैं, टेक्स्ट जोड़ सकते हैं। फिर जूम साइज की बात करें तो MS पावर पॉइंट की जूम साइज है वो 10 से लेकर 400, एक्सेल की 10 से 400, MS वर्ड है उसकी 10 से लेकर 500 होती है जूम साइज, मिनिमम 10 मैक्सिमम 400 इसकी और उसकी 500। अब अपन बात करते हैं इनपुट डिवाइसेज, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, एक क्वेश्चन जरूर आता है कि इनपुट कौन सी है और आउटपुट कौन सी है। इनपुट डिवाइस के अंदर सबसे पहले अपन कीबोर्ड की बात की है, यानी इनपुट डिवाइस होती कौन सी है, तो जिसके द्वारा इनपुट को डाटा दिया जाता है। तो कीबोर्ड है, माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, इसके अलावा टच स्क्रीन है, BCR है, बारकोड रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, स्कैनर होता है। अब देखिएगा स्कैनर का एक क्वेश्चन आ सकता है, तो ये स्कैनर है, ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए काम आता है। हार्ड कॉपी मतलब है जो अपनी पेज है कहीं पर भी उसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डाल देता है, कंप्यूटर में जाने के बाद वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है, और कंप्यूटर के बाद जब तक वो प्रिंट अपने हाथ में रहती है तो वो हार्ड कॉपी कहलाती है। माइक्रोफोन है यानी माइक है, ये भी है, और वेब कैम या वेब कैमरा ये भी इनपुट डिवाइसेस है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस के अंदर सबसे पहले बात करें तो मॉनिटर है, मॉनिटर को VDU कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। फिर है प्रिंटर, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, हेडफोन्स है, प्रोजेक्टर है। देखिएगा आउटपुट डिवाइस होती है
जिसके द्वारा यूजर को डाटा प्राप्त होता है। तो मॉनिटर अपने को दिखाता है, प्रिंटर प्रिंट देता है, प्लॉटर भी प्रिंट करता है बड़ी बड़ी चीज़ों का। स्पीकर है अपने को सुनाई यानी आवाज़ के लिए काम आता है, हेडफोन्स भी आवाज़ के लिए, और प्रोजेक्टर है वो प्रोजेक्टर होता है जैसे अपन बड़ी बड़ी दीवारों को अंदर ऊपर देखते हैं तो बड़ा बड़ा दिखाने के लिए ये प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिएगा सबसे तेज गति में काम करने वाली मेमोरियां हैं। सबसे पहले रजिस्टर है, कैशे मेमोरी है, रैम है, रोम है और हार्ड डिस्क है। भंडारण क्षमता में हार्ड डिस्क, यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा, भंडारण क्षमता में रजिस्टर की भंडारण क्षमता सबसे कम होती है, लेकिन गति की बात करें स्पीड की वो सबसे तेज होती है। नेक्स्ट अपन बात करें तो आगे अपना नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मेन आपको मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले एमएस वर्ड में फाइल को किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है एमएस वर्ड में। नेक्स्ट है एमएस वर्ड किसका उदाहरण है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का किसका है। अब देखिएगा सॉफ्टवेयर एक तो होता है एप्लीकेशन और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये यूजर के लिए काम आता है, यूजर की जरूरत के अनुसार जो बनाया जाता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो ये वर्ड है ये यूजर के लिए बनाया गया आता है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। अब आगे है जब हम एमएस वर्ड खोलते हैं तो डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, तो वो होती है एरियल। इसके अंदर कौन सी होती है, एरियल होती है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे, तो कंट्रोल एन के लिए नया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट को सीधे मेल के द्वारा भेजने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है, तो सेव एंड सेंड टू के अंदर इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, जब किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी किया जाता है तो वो किस में चला जाता है, तो ये इसमें क्लिपबोर्ड में सेव रहता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कहाँ रहता है, क्लिपबोर्ड में। नेक्स्ट है कि दो वर्ड के बीच दूरी बनाने के लिए कीबोर्ड की किस की का यूज लिया जाता है, तो वो स्पेस बटन का, मैंने आपको बताया था स्पेस बटन का यूज लिया जाता है। नेक्स्ट है कि देखिएगा और इंपॉर्टेंट देखिएगा एक ये कंट्रोल एक्स, वर्ड डॉक्यूमेंट के कंट्रोल एक्स का क्या यूज है, तो ये कंट्रोल एक्स कट के लिए काम आता है, कंट्रोल सी कॉपी के लिए। नेक्स्ट अपन बात करें तो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए किसका यूज करते हैं, कंट्रोल ओ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कंट्रोल ओ का। नेक्स्ट बात करते हैं तो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी है और डॉक्यूमेंट में सेव के लिए कंट्रोल एस है। फिर कंट्रोल वी है, वो क्या काम आता है, तो वो कट या कॉपी की हुई जो भी चीज है उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का यूज किया जाता है। प्रिंट के लिए कंट्रोल पी है, याद रखिएगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि नहीं तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट ये एक रिवीजन क्लास है तो आप इसको 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट और ये देखिएगा, तो देखिएगा ग्रेटर देन, इसके अंदर जो फॉन्ट है उसका आकार बढ़ाना है, यानी एमएस वर्ड में फॉन्ट का आकार बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन बात करें तो एमएस वर्ड में जब हम कोई नया पैराग्राफ शुरू करना चाहते हैं तो किस की का यूज करेंगे, तो इसमें एंटर कुंजी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एंटर का। नेक्स्ट बात करते हैं तो देखिएगा, ये देखिएगा ज्यादा से ज्यादा फॉन्ट लिमिट कितनी हो सकती है एमएस वर्ड में, जो ज्यादा से ज्यादा फॉन्ट लिमिट होती है वो 1638 होती है। कितनी होती है, 1638 होती है। नेक्स्ट बात करें कि डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक है वो लगाने के लिए, इंसर्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे, कंट्रोल के का। शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल के, हाइपरलिंक के लिए। नेक्स्ट बात है करते हैं तो जब माउस पॉइंटर को किसी हाइपरलिंक पर ले जाते हैं तो वो किस आकार का हो जाता है, तो वो हैंड के आकार का हो जाता है। नेक्स्ट है स्पेलिंग चेक के लिए F7 प्रेस करते हैं, बता दिया मैंने आपको। और नेक्स्ट है प्रिंट प्रीव्यू के लिए मैंने आपको बता दिया, F12 कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस करते हैं। और नेक्स्ट है कि वर्ड में सबसे नीचे की तरफ जो बार होती है वो स्टेटस बार कहलाती है। मिनिमम जूम साइज मैंने आपको बता दिया, मिनिमम और मैक्सिमम जूम साइज बता दिया मैंने आपको, 10 से 500 होता है। नेक्स्ट अपन अगर बात करें तो देखिएगा वर्ड एमएस वर्ड में वाटरमार्क है वो किस में होता है, ये पेज लेआउट में होता है। वाटरमार्क होता है जो पीछे वहाँ यहाँ पर लगा होता है,
जो अपना वाटर मार्क कहलाता है, पेज के पीछे जो दिख रहा है धुंधला धुंधला, वो वाटर मार्क कहलाता है। तो वाटर मार्क है वो पेज लेआउट में होता है। और नेक्स्ट बात करें, MS वर्ड में होम कुंजी इसका यूज होता है कर्सर को लाइन की शुरुआत में लाने के लिए, और कंट्रोल के साथ में होम दबाएंगे तो डॉक्यूमेंट की शुरुआत में चले जाएंगे। अब देखिएगा ये सब स्क्रिप्ट मैंने आपको बताया था, सब स्क्रिप्ट में थोड़ा नीचे लिखा जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट में ऊपर लिखा जाता है। वर्ड रैप क्या होता है? इसका अर्थ होता है टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना। देखिएगा आपको एक लाइन ये चलती रहेगी, अगर ये इसके ऊपर ओके नहीं है, वर्ड रैप के अंदर ओके नहीं है, तो ये नीचे नहीं चला जाएगा, सीधा आगे चलता जाएगा और इधर निकलता जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फुट नोट्स और एंड नोट्स की। तो ये रेफरेंस के लिए किया जाता है। और देखिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिएगा, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है वो टेम्पलेट कहलाती है। क्या कहलाता है? टेम्पलेट कहलाती है। नेक्स्ट अपन बात करें कि किसी पैराग्राफों की लाइनों के बीच में स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का यूज करेंगे? तो ये लाइन स्पेस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है देखिएगा टेब बटन वाला, तो ये 0.5 स्पेस के बराबर काम करता है। नेक्स्ट बात करें तो इसको देखिएगा कौन सी फाइल MS वर्ड को स्टार्ट करती है? तो ये विनवर्ड, मैंने आपको बता दिया विनवर्ड है, इसको स्टार्ट करती है। नेक्स्ट बात करें तो देखिएगा और देखिएगा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। अब देखिएगा निम्न से कौन सा फॉन्ट स्टाइल MS वर्ड 2010 में नहीं है? देखिएगा रेगुलर है, बोल्ड है, सुपरस्क्रिप्ट है, ये फॉन्ट स्टाइल नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिएगा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। तो पेज मार्जिन वो राइट होता है, लेफ्ट होता है, टॉप होता है, लेकिन सेंटर नहीं होता, ये याद रखिएगा। एरियल एक प्रकार की जो फॉन्ट शैली है वो होती है, क्या होती है? फॉन्ट शैली है। नेक्स्ट अपन बात करें तो MS वर्ड में फॉन्ट साइज को किस में मापा जाता है? ये पॉइंट्स में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? पॉइंट्स में मापा जाता है। आगे बात करते हैं सेव के लिए Ctrl+S है, और नेक्स्ट Ctrl+Y है वो रिडू कहलाता है, Ctrl+Z है वो अंडू कहलाता है, Ctrl+V पेस्ट है और Ctrl+C कॉपी है। नेक्स्ट बात करते हैं तो देखिएगा और इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड नोट होता है वो पैराग्राफ के अंत में लगता है। और नेक्स्ट बात करते हैं तो देखिएगा MS वर्ड में फॉन्ट की साइज को कम करने के लिए शॉर्टकट कुंजी, ये देखिए कंट्रोल के साथ में इस कोष्टक को दबाएंगे, और ज़्यादा करनी है तो इसको दबाएंगे। नेक्स्ट है MS वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम है वो .docx है। क्या है? .docx है, वो एक्सटेंशन नेम है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो MS वर्ड में किसी टेक्स्ट या लाइन को अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U प्रेस करते हैं, और जो साइज होती है वो पहले से सेट होती है, बाय डिफॉल्ट होती है, वो 100% होती है। MS वर्ड में कितनी होती है? 100% बाय डिफॉल्ट सेव होती है। MS ऑफिस किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया। रिबन कहाँ होता है? तो ये मेन्यू बार के नीचे होता है। और देखिएगा खोलने के लिए डायलॉग बॉक्स के अंदर, यानी रन जो है ना, रन कमांड विंडो R से खोलता है तो ये विनवर्ड लिखता है उसके अंदर, तो ये खुल जाएगा। किसी चीज़ को खोजने के लिए फाइंड करते हैं, Ctrl+F करते हैं। रिप्लेस का मतलब होता है किसी भी वर्ड के स्थान पर नया वर्ड देना, रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी शॉर्टकट कौन सी होती है? रिप्लेस की Ctrl+H। क्या होती है? Ctrl+H होती है। हेल्प के लिए F1 प्रेस करते हैं। और आगे अपन बात करें सेंटर के लिए Ctrl+E है। और देखिएगा अपन को और इसके अंदर देखिएगा इंपॉर्टेंट, ये देखिएगा पेज की मार्जिन को चेंज करने के लिए यूज करते हैं पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का। और MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए Ctrl+D दबाते हैं। और देखिएगा इसके अंदर तो ये अपन ने MS वर्ड से संबंधित जो भी थे, देखिएगा MS वर्ड में डॉक्यूमेंट स्पेलिंग एरर को कम करने में हेल्प करता है ऑटो करेक्ट। क्या करता है? ऑटो करेक्ट। तो MS वर्ड के अपन ने क्वेश्चन ले लेते। अब मैं आपको पुराने जो प्रश्न हैं जो विगत परीक्षाओं के अंदर आए हुए हैं वो प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो आपको मैं कुछ वो क्वेश्चन करवा देता हूँ, तो वो भी आप देखिएगा एक बार। तो लेते हैं 2-3 पेपर करवाता हूँ मैं पुराने वाले, तो देखिएगा अब अपन आगे कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं।
देखिएगा TDS है, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो ये टेक्स्ट डिडक्टेड एट सोर्स होता है, ये स्रोत तो उस पर कटौती के लिए होता है। एक नेम बॉक्स है, तो ये फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है, यानी ये नेम बॉक्स है, ये सेल का एड्रेस दिखाता है। क्या दिखाता है? सेल का एड्रेस दिखाता है। नेक्स्ट है जीपीएस। जीपीएस का जो पूरा नाम है वो क्या है? तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज में किया जाता है। नेक्स्ट है नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? तो ये ए व बी दोनों, यानी ई मित्र के द्वारा भी कर सकते हैं और रोजगार विभाग की वेबसाइट पर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल संदर्भ में ईपीआईसी क्या है? तो ये चुनाव फोटो पहचान पत्र है। नेक्स्ट बात करते हैं तो विंडो 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, तो वर्ड फाइल का उपयोग करके नहीं किया जा सकता, बाकी इंटरनेट से कर सकते हैं, CD DVD पेन ड्राइव से कर सकते हैं, विंडोज स्टोर से कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए, तो मैंने आपको बताया था इसको स्टार्ट करने के लिए F5 भी दबाएंगे और स्लाइड शो मेन्यू में व्यू शो ऑप्शन को चुनना होगा। ये दो ए और बी दोनों से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है? तो ये संक्षिप्त और उचित विषय। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिएगा टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो ये एक तरह की फॉन्ट है। क्या है? फॉन्ट है। नेक्स्ट बात करें तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत से उपयोगी है, तो ये किसके लिए? टीचर के लिए उपयोगी है, प्लानिंग की सूचना के तैयार करने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो ये सभी प्रकार के लिए उपयोगी है। मोडेम का पूर्ण रूप क्या? तो मैंने आपको बता दिया, मोडेम का पूर्ण रूप है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? तो देखिएगा इसमें बुद्धि का अभाव है, बाकी सब कुछ ठीक है, बुद्धि नहीं है, इसका IQ लेवल 0 होता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो निम्न में से किस प्रोग्राम को विंडो 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं? तो देखिएगा किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना है तो सेटिंग के अंदर एप्स एंड सर्विस में जाएंगे या कंट्रोल पैनल प्रोग्राम या प्रोग्राम फीचर के अंदर जाएंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो यूनिक्स होता है। क्या होता है? यूनिक्स। फिर अपन बात करें तो देखिएगा हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो ये वाईफाई की होती है। किसकी होती है? वाईफाई की होती है। टर्म HDMI में HD की मतलब जो फुल फॉर्म है यो क्या होती है? तो हाई डेफिनेशन होती है। क्या होती है? हाई डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन और पढ़ता है, तो मैंने आपको बता दिया वो होती है OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट है UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा UPI की में पोस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, तो ये पैसा भेजने के लिए किया जाता है। SSO का पूरा नाम होता है सिंगल साइन ऑन SSO। नेक्स्ट बात करते हैं इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया को फॉर्मेटिंग को हटाता है? तो वो होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट बात करते हैं क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? तो देखिए गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, उपयुक्त सभी है। पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में मिलता है? तो ये पेज लेआउट में मिलता है। किस में मिलता है? पेज लेआउट के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? तो स्रोत फाइल में जो पहले इंसर्ट की हुई थी वो चेंज नहीं होती है। फिर देखिएगा विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जाता है, तो स्टार्ट बटन है उसका एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए, सिस्टम को बंद करने के लिए, डिवाइस सेटिंग के लिए और उपयुक्त है सभी के लिए, तो इसको उपयुक्त सभी के लिए इसका स्टार्ट बटन का यूज करते हैं। फिर है माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न से कौन सा एक उदाहरण है? तो देखिएगा ट्विटर है। माइक्रो ब्लॉगिंग का जो उदाहरण है वो है ट्विटर। नेक्स्ट है निम्न से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई थी? राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर ही की गई थी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है? तो ये इन्वर्टेड नहीं है। नेक्स्ट है एक्सेल वर्कबुक निम्न से किन के संयोजन से बनती है? तो एक्सेल जो वर्कबुक मैंने आपको बता दिया ये वर्कशीट एंड चार्ट के संयोजन से बनती है। www का पूर्ण रूप क्या है? तो ये वर्ल्ड वाइड वेब है। और अपन और भी कुछ क्वेश्चन और करते हैं। देखिएगा अब अपना एक क्वेश्चन है MICR में C का अर्थ क्या है? MICR है, इसमें C का क्या अर्थ है? तो अपन ने बताया था MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर
मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ये तो इसका राइट आंसर है वो होगा डी। क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? देखिएगा कंट्रोल स्पेस बार फंक्शन एरो, तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल कुंजी, यानी किसी दूसरी कुंजी के साथ में यूज किसका किया जाता है? कंट्रोल कुंजी का। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो एमएस एक्सेस 2010 में, तो देखिएगा एक्सेस का क्वेश्चन अभी अपन नहीं लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ में जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए इसके स्थान को निर्देशित किया जाता है, तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल होता है इसकी शॉर्टकट, यानी इसकी यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट बात करते हैं तो विंडो 10 में स्नैप असिस्टेंट का क्या उपयोग है? तो देखिएगा इसका यूज होता है एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाना, स्नैप असिस्ट का यूज होता है। एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इंडेक्सिंग, सर्चिंग, वेब क्रॉसिंग, वेब स्पाइडर, सभी होगा। नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर है वो है एवेबी, हब भी होता है और स्विच भी होता है। यूआरएल किस बार में शो होता है? तो यूआरएल है वो अपना होता है एड्रेस बार में। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अभी आपके ऊपर आया था। फिर है वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को क्या कहते हैं? तो वर्कशीट पर जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें होती है वो सेल्स कहलाती है। क्या देखिए ग्रिड लाइंस होती है, अच्छा वो तो ग्रिड लाइंस होती है, और एक्सेल के अंदर जो होती है वो सेल्स होती है। क्या कहलाता है? काटने पर जो बनता है वो सेल कहलाता है। लाइन्स है ये ग्रिड लाइंस कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले बीसीसी का फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या कहलाती है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट बात करते हैं नेटस्केप नेविगेटर एक है, तो इसका राइट आंसर है ये ब्राउजर है। क्या है? ब्राउजर है। नेक्स्ट है वेब में एक साइट से दूसरे साइट पर जाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है नेविगेटिंग। क्या कहलाती है? नेविगेटिंग। यूआरएल का विस्तारित रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राइट आंसर डी है। कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़कर डेटा या चित्रों को प्रिंट करता है? तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो होगा इंकजेट प्रिंटर। क्या होगा? इंकजेट प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर सूखी स्याही का यूज करता है, टोनर का यूज करता है। नेक्स्ट बात करते हैं पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी का यूज किया जाता है? मैंने आपको बता दिया, यानी तो इसके अंदर राइट आंसर वो होगा नई स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल एम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है किसी एमएस एक्सेल सूत्र में स्लैंगन विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल एड्रेस को के द्वारा पृथक किया जाता है? तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर वो होगा कोलन कोमा। अच्छा, एमएस एक्सेल में सूत्र में स्लैंगन विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल को एड्रेस के रूप में पृथक किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो व्हाट्सएप का उपयोग देखो चैटिंग के लिए किया जाता है, वीडियो कॉल के लिए किया जाता है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, दस्तावेज के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट उदाहरण नहीं है? तो देखिएगा पेटीएम होता है, भीम होता है, एसबीआई BD होता है, क्रेडिट कार्ड है, ये इसका नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता? तो देखिएगा सेंड मेल, ट्रेस, स्पैम और रिसीव मेल। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा रिसीव मेल नहीं होता है, सेंड मेल होता है, ट्रेस होता है, स्पैम होता है। नेक्स्ट है अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्टर सेट करने के लिए आप निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर है वो होगा नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का। डीवीडी का विस्तृत रूप मैंने आपको बता दिया, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है। इसका राइट आंसर AOV भी होगा यहाँ पर, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में किन शॉर्टकट कीज का प्रयोग फॉन्ट साइज को बढ़ाने हेतु किया जाता है? तो देखिए बढ़ाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि राइट आंसर होगा ए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ये ग्रेटर देन लगेगा। नेक्स्ट है सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, राइट आंसर होगा AOV।
इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय भुगतान द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर होगा रुपए। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया, बूटिंग कहलाती है। कंप्यूटर को ऑन होने की जो प्रक्रिया वो बूटिंग कहलाती है। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? तो वेब ब्राउजर का उदाहरण यहाँ पर कौन सा हो गया? ये सभी है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, जीपीएस है। इसका पूरा नाम आपको मैंने बता दिया। ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजों की संख्या होती है 12, F1 से F12 तक। माउस एक है, ये इनपुट डिवाइस है माउस, इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, एस्केप कुंजी आएगा, मैंने आपको बता दिया, ये कैंसिल करेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही है? तो 1 KB है, 1024 बाइट्स होता है इसके अंदर। 1 MB में 2048 बाइट्स नहीं होता, 1 KB में 1000 बाइट्स नहीं होता, 1 MB में 1000 किलोबाइट्स नहीं होता। राइट आंसर होगा ए, 1 KB बराबर 1024 बाइट्स होता है। नेक्स्ट है, 2 प्रकार की आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो देखिए, कीबोर्ड माउस दोनों इनपुट डिवाइस हैं। विंडो 2000 और विंडो NT ये प्रोसेसर है। फ्लॉपी डिस्क और CD ये भी जो है ये भंडारण है, स्टोरेज के लिए काम आता है। और मॉनिटर और प्रिंटर ये दोनों आउटपुट डिवाइस है। राइट आंसर होगा डी। एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों को के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, तो ये अपना होगा कैप्स लॉक कीज। इसके द्वारा अपन कीबोर्ड पर जो कैपिटल अक्षर उसको संदर्भित किया जा सकता है। तो देखिएगा, और भी आपको मैं इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है, लगभग मैं आपको 200 क्वेश्चन की एक क्लास और प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको एक बार ये पूरी क्लास देखनी है, उसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं और मैं देने की कोशिश करूंगा। और अब मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि इसके अंदर जो अपना RSCT का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो इसके अंदर क्या है कि जो टोटल क्वेश्चंस की संख्या है वो आएगी 35। कितनी आएगी? 35 आएगी। 35 में से आपको 14 क्वेश्चंस राइट करने। कितने राइट करने हैं? 14 क्वेश्चन आपको राइट करना है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको सबसे पहले तो ये बात है कि आपको सारे के सारे अटेंड करने, सारे जितने भी 35 के 35 क्वेश्चन है सबको अटेंड करने हैं। और अच्छे से आपको जो OMR शीट आएगी, आपकी क्या आएगी? ये OMR शीट पर होता है। तो इसमें देखिएगा 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो इन चारों में से आपको OMR शीट के अंदर एक गोले को काला करना है अच्छी तरीके से। क्या करना है? एक गोले को काला करना है। फिर देखिएगा, आपको गोले को पूरा अच्छी तरीके से काला करना है। और रही बात आगे की, तो आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अंदर लगभग इसकी एक PDF मैं आपको भेजूंगा, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। या तो मैं इसके नीचे लिंक में दे दूंगा, या नहीं तो आप मेरे नंबर्स हैं इसके ऊपर आप डायरेक्ट मैसेज करके ले सकते हो। मैं आपको बता दूं 8209344276। तो इसके ऊपर आप मैसेज करके भी वो क्वेश्चंस प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको मिल जाएगी PDF इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। लगभग मैं बना रहा हूँ, तो वो भी आपको लगभग 150-200 क्वेश्चन और मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। आप अच्छे से एग्ज़ाम दे के आए। RSCT का जो कंप्यूटर कोर्स का एग्ज़ाम है वो आपको आराम से अच्छे से दे के आएँ और पास हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अंत में आपसे एक गुजारिश ज़रूर रहेगी कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है। धन्यवाद।